हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबों का सीटेट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के 21वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जो होगा हमारा मोटिवेशन एंड लर्निंग, अभिप्रेरणा एवं अधिगम। लेकिन इसमें से जो अधिगम का जो भाग है, इसके ऊपर पहले ही क्लास आ चुका है, तो अब केवल अभिप्रेरणा बचा हुआ है, मोटिवेशन बचा हुआ है। तो इस क्लास में हम लोग मुख्य रूप से अभिप्रेरणा की चर्चा करेंगे, मोटिवेशन की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और क्लास शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। वहाँ आपको PDF नोट्स और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो उम्मीद है कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। समझते हैं कि अभिप्रेरणा होती क्या है, मोटिवेशन क्या होता है। तो देखेंगे कि अभिप्रेरणा का अर्थ होता है किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति का होना, है ना। और ये इच्छा शक्ति कैसे आती है? तो अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है, अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो उनके उद्दीपन का परिणाम होती है, जिसके माध्यम से बालक निश्चित व्यवहार की दिशा में सक्रिय तथा नियंत्रित होता है। ठीक है, आप इसको जूम करके देखें। अभिप्रेरणा का अर्थ होता है कि किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति का होना। ठीक है, अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो उनके उद्दीपन का परिणाम होती है, जिसके माध्यम से बालक निश्चित व्यवहार की दिशा में सक्रिय तथा नियंत्रित कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, यह हमेशा सीखने के लिए छात्र में उत्सुकता उत्पन्न कर उसे निरंतर क्रियाशील बनाए रखती है। ठीक है, अभिप्रेरणा क्या है? तो अभिप्रेरणा का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर, यहाँ पर हम बालक के संदर्भ में कहेंगे कि किसी भी बालक के अंदर किसी कार्य को करने की क्षमता, और यहाँ पे उसका मुख्य कार्य क्या होगा? तो हम चूंकि शैक्षिक दृष्टिकोण को लेकर के चल रहे हैं, तो वो शिक्षा से जुड़ा रहना चाहिए, है ना। बच्चे के अंदर पढ़ने की ललक होनी चाहिए, सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। यदि बच्चों के अंदर ये है तो हम कहेंगे कि बच्चा अभिप्रेरित है, और यदि नहीं है तो एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि उसके अंदर मोटिवेशन उत्पन्न करे, ताकि वह शिक्षा प्राप्त करने को प्रेरित हो सके, है ना। देखते हैं कि इसके शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं। तो अभिप्रेरणा अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। मोटिवेशन को हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं, और मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। ठीक है, और जिसका अर्थ होता है कि गति करना, टू मूव। ठीक है, आप देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है, गति करना, टू मूव। शाब्दिक अर्थ में अभिप्रेरणा का अर्थ होता है उत्तेजना देना या दबाव डालना। उत्तेजना व्यक्ति के अंदर से आती है, और किसी व्यक्ति को बाहरी दबाव डाल करके भी उसे अभिप्रेरित किया जा सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार में, तो हम इसे क्लियर कर पाएंगे। अभी समझते हैं कि कुछ विद्वानों की परिभाषाएं। तो सबसे पहले देखेंगे, वुडवर्थ ने परिभाषा दी कि प्रेरक व्यक्ति की वह अवस्था या तत्परता है जो कि उसे किसी व्यवहार को करने के लिए एवं किन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करता है। ठीक है, प्रेरक व्यक्ति की वह अवस्था या तत्परता है जो कि उसे किसी व्यवहार को करने के लिए एवं किन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करता है। दूसरी परिभाषा मैकडूगल की है। मैकडूगल ने कहा कि प्रेरणा प्राणी की वे दैहिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित मार्गों में कार्य करने के लिए निर्देशित करती हैं। ठीक है, तो मैकडूगल की परिभाषा में भी वुडवर्थ की परिभाषा लगभग शामिल ही है ना। तीसरा जो है गिलफोर्ड का परिभाषा है। गिलफोर्ड की परिभाषा में देखेंगे कि प्रेरक ऐसी कोई विशेष आंतरिक कारक या दशा है जो क्रिया को प्रारंभ करने और बनाए रखने की ओर प्रवृत्त रखता है, किसी भी काम को शुरू करने और उसे कंटिन्यू करने के लिए प्रवृत्त रखता है। ठीक है, चौथी परिभाषा हल की परिभाषा है। CL हल सीखे हुए या स्वाभाविक क्रिया प्रतिरूपों अथवा व्यवहार की उत्पत्ति प्रक्रिया ही
अभिप्रेरणा है। हल ने क्या कहा कि सीखे हुए या स्वाभाविक क्रिया प्रतिरूपों अथवा व्यवहार की उत्पत्ति प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है। इसके बाद गुड ने परिभाषा दिया। गुड ने कहा कि क्रिया को उत्तेजित करने, नियंत्रित करने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। इसके बाद B.F. स्किनर ने परिभाषा दिया। B.F. स्किनर ने कहा कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। उन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, जिस राजमार्ग पर चल करके व्यक्ति अपने अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद क्रेच एवं क्रेचफील्ड की परिभाषा है, और इनकी परिभाषा है कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। हम अपने मन में जो सवाल हमारे मन में आता है उस क्यों का उत्तर देने वाली अभिप्रेरणा है। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं अभिप्रेरणा से संबंधित थी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखेंगे कि अभिप्रेरणा के महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक कौन कौन से हैं। यहाँ मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ, और शॉर्ट में इसलिए क्योंकि सीटेट के एग्जामिनेशन में अगर सवाल पूछे जाते हैं तो एक आध सवाल जो है वो फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं इससे। जैसे मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया, या अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, है ना। तो अभिप्रेरणा के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत रहे और उनके प्रतिपादक रहे, आप इनको नोट कर लें और थोड़ा सा याद करने का प्रयास करें। देखेंगे सबसे पहला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया। इसके बाद मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया। अंतर्नाद का सिद्धांत हल ने दिया। प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स तथा कोफमैन ने दिया। शरीर क्रिया का सिद्धांत मॉर्गन ने दिया, और अधिगम सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि अभिप्रेरणा के प्रकार कितने होते हैं। तो देखेंगे कि अभिप्रेरणा के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर स्वयं जागृत होने वाली अभिप्रेरणा आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती हैं। वे आंतरिक शक्तियाँ जो व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती हैं आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती हैं। भूख, प्यास, नींद, प्यार तथा काम इसी का उदाहरण है, ठीक है। और बाह्य अभिप्रेरणा में देखेंगे तो पहले से निर्धारित कोई ऐसा उद्देश्य जिसे प्राप्त करना व्यक्ति का उद्देश्य हो, बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। और ये बाह्य अभिप्रेरणा जो है व्यक्ति के ऊपर बाहरी रूप से असर करता है। बाहरी रूप से कहने का तात्पर्य वह किसी को देख करके भी प्रेरित होता है, जैसे रुचि, इच्छा, आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं विशेष उपलब्धि, सत्ता प्रेरक तथा पुरस्कार इसके उदाहरण हैं, जो वह दूसरों को देख करके या दूसरों को देखने के बाद प्रभावित होकर के सीखता है, उसके अंदर आता है। तो ये बाह्य अभिप्रेरणा है। अब इसके बाद है कि प्रेरणा के तत्व कितने हैं। तो प्रेरणा के दो मुख्य तत्व हैं। पहला है सकारात्मक प्रेरणा, इसे स्वतः स्फूर्त अभिप्रेरणा भी कहते हैं। अब इसे समझेंगे कि सकारात्मक प्रेरणा है क्या। तो बालक के अंदर स्वतः उत्पन्न होने वाली प्रेरणा सकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। इस कार्य को करने से उसे सुख और संतोष प्राप्त होता है। इसके माध्यम वह स्वयं हो सकता है या उसके शिक्षक हो सकते हैं। अब जैसे कि एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा यहाँ पे कि आप एज ए टीचर क्लास में जाते हो और बच्चों को किसी महापुरुष की कहानी सुनाते हो या कोई ऐसी घटना सुनाते हो जिससे बच्चों में अभिप्रेरणा जगे और बच्चे लक्षित कार्य को करने के प्रति निर्देशित हों, है ना। हमारे दिमाग में वहाँ पे पहले से सारा कुछ सुनियोजित रहता है कि हमें बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करना है कि वे इस चीज़ को पढ़ने में मन लगाएं या इस काम को करने के लिए तैयार हो जाएं, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि बालक को सेल्फ मोटिवेट करना होता है और उसके लिए हम महापुरुषों की कहानियाँ सुनाते हैं। तो वहाँ पे माध्यम के रूप में शिक्षक हो गए या फिर बच्चा स्वयं देख करके किसी अन्य को देख करके उसका अवलोकन करके उसके अंदर खुद भी मोटिवेशन आता है। तो इसे स्वतः स्फूर्त अभिप्रेरणा कहते हैं। अब इसके बाद है
नकारात्मक अभिप्रेरणा। तो देखेंगे नकारात्मक अभिप्रेरणा क्या है। यह अन्य माध्यमों से बच्चों में आता है। बालक में बाह्य रूप से या बाह्य माध्यम से उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा नकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है, नकारात्मक अभिप्रेरणा बाह्य रूप से जो अभिप्रेरणा आए, इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण करता है। इससे उसे किसी वांछनीय या निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अब नकारात्मक प्रेरणा का क्या तात्पर्य हुआ, जैसे कि हमने बच्चों को पुरस्कार का प्रलोभन दिया या दंड का भय दिया, तब बच्चों ने किसी कार्य को किया, तब उनके अंदर मोटिवेशन आया, है ना। तो ये नकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब है कि अभिप्रेरणा की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहली विशेषता देखेंगे, अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है। अर्थात अभिप्रेरणा जो है वह अधिगम का मुख्य चालक है। अर्थात यदि अभिप्रेरणा व्यक्ति में ना हो तो बहुत संभव है कि उसका अधिगम स्तर बहुत न्यूनतम होगा, बहुत न्यून होगा, है ना। और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, अभिप्रेरित होता है, उसका अधिगम स्तर उतना ही ज़्यादा ऊंचा होता है। तो इसी का तात्पर्य है कि अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक होता है। व्यक्ति में जितनी ज़्यादा अभिप्रेरणा होगी उसका अधिगम स्तर उतना ही ऊंचा होगा। इसके बाद है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम सोपान है। ठीक है, सर्वोत्तम सोपान है। अर्थात अभिप्रेरणा व्यक्ति को अधिगम के लिए प्रेरित ही नहीं करता है, बल्कि यह उसका सर्वोत्तम सोपान है, सबसे अच्छा सटीक उपयुक्त मार्ग है। अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित होता है। जब हम व्यक्ति को उसका लक्ष्य बता देते हैं, जैसे बच्चों को कहा जाए कि यदि तुमने 15 अगस्त या 26 जनवरी के ऊपर एक राष्ट्रीय गीत सुनाया तो तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा, तो व्यक्ति का व्यवहार अब लक्ष्य से निर्देशित हो जाएगा। वहाँ पे वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने व्यवहार को उस तदनुरूप ढालना शुरू करेगा। चौथा है कि अभिप्रेरित व्यक्ति में निरंतरता होती है, कंटिन्यूटी होती है। वो लगातार मेहनत करता है, लगातार प्रयासरत रहता है। जब व्यक्ति में मोटिवेशन होता है ना, अभी सपोज दैट कि अभी जुलाई का सीटेट आप लोगों को दिसंबर में देना है, इसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं डिमोटिवेटेड हो गए, बीच में उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन अब जब दिसंबर नज़दीक है, तब ये मोटिवेशन कैंडिडेट्स में आना शुरू हो चुका है। अब वे लगातार पढ़ाई के ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि उनके अंदर कंटिन्यूटी होगी। जब व्यक्ति मोटिवेटेड हो जाता है तो उसके अंदर कंटिन्यूटी होती है। अगर व्यक्ति मोटिवेटेड ना हो तो उसमें निरंतरता की कमी होती है। पांचवा है कि अभिप्रेरित व्यवहार में व्यक्ति चयनात्मक क्रियाएं करता है। अभिप्रेरित व्यवहार में व्यक्ति चयनात्मक क्रियाएं करता है, अर्थात जो व्यक्ति के लिए उपयुक्त होता है वैसी क्रियाएं ही वो करता है। अब आगे समझेंगे प्रेरणा देने वाले घटक कौन कौन से हैं, वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे व्यक्ति में प्रेरणा उत्पन्न होती है। तो सबसे पहला है उत्तेजना, स्टिमुलस इसे अंग्रेजी में कहते हैं। किसी कार्य को करने की तीव्र अभिलाषा उत्तेजना कहलाती है। उत्तेजना निम्न, मध्य एवं उच्च हो सकती है। हम लोगों ने पिछले के क्लासेस में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के प्रयोगों को समझा था, और उन सारे प्रयोगों में हम लोगों ने देखा था कि स्टिमुलस किसी भी, चाहे वो व्यक्ति हो या जानवर हो, उसे कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। थॉर्नडाइक के प्रयोग में हम लोगों ने देखा था कि बिल्ली के सामने मछली का टुकड़ा था तो उसने बक्से को खोलने के लिए हाथ पांव मारने शुरू किए। तो स्टिमुलस जो है वह व्यक्ति को प्रेरित करता है ना, कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित करता है। डोनाल्ड हैब के अनुसार उत्तेजना शक्ति प्रदान करती है लेकिन दिशा निर्देश प्रदान नहीं करती है। यह एक इंजन के समान होती है लेकिन उसका मार्ग परिवर्तित करने वाला साधन नहीं। जैसे व्यक्ति में उत्तेजना जब आती है
तो वह कार्य करने के लिए आकुल हो उठता है कि हाँ मुझे करना है, लेकिन यह दिशा निर्देश प्रदान नहीं करती है। यह जस्ट एज इंजन है जो आपको लेकर के जाएगी, है ना। अब इसके बाद देखेंगे दूसरा है आकांक्षा, एम्बिशन। व्यक्ति के अंदर आकांक्षा हो तो वो स्वतः अभिप्रेरित होता है। जैसे जो भी कैंडिडेट्स अभी के समय में किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके अंदर एक एम्बिशन है कि उन्हें जॉब चाहिए, और इसी एम्बिशन के लिए वे मोटिवेटेड हैं और इस एम्बिशन को पूरा करने के लिए उनका कार्य लगातार चल रहा है। आकांक्षा का उत्तेजना स्तर से सीधा संबंध होता है। हम उस स्थिति में उत्तेजित हो उठते हैं जब हम देखते कुछ हैं और देखना कुछ और चाहते हैं। अर्थात जब हमारा लक्षित व्यवहार या लक्षित जो आकांक्षा है वो पूरी नहीं होती है तो हम उसे पूरी करने के लिए और ज़्यादा प्रयास करने लगते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण घटक है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन लक्ष्य तक पहुंचने के साधन होते हैं। इनका स्वरूप पुरस्कार के रूप में भी हो सकता है और संकेत के रूप में भी हो सकता है। स्किनर ने कहा था पुनर्बलन ही प्रोत्साहन है। जो हम बच्चों को रीइंफोर्समेंट देते हैं वही प्रोत्साहन है, अर्थात धनात्मक या ऋणात्मक पुनर्बलन ही प्रोत्साहन का काम करते हैं। आगे बात समझ में। और चौथा है दंड। दंड एक उद्दीपन के समान होता है जिससे व्यक्ति बचने का प्रयास करता है अथवा उससे दूर भागना चाहता है। हमने समझाया था आपको उद्दीपक के बारे में कि यदि कोई जोंक है, लीच, ठीक है, और वह रास्ते पे चला जा रहा है और आप उसके आगे नमक का ढेर लगा दो तो वह अपना मार्ग बदल लेता है ना, क्योंकि उसे पता है कि इससे मुझे खतरा है, तो वह नमक से बच करके चल जाता है। तो दंड एक उद्दीपन के समान होता है जिससे व्यक्ति बचने का प्रयास करता है या फिर उससे दूर भागना चाहता है। स्मिथ ने कहा कि विद्यालय दंड प्रतिशोध नहीं होता है। विद्यालय में जो दंड का प्रावधान है अभी तो नहीं है। एनसीएफ 2005 और आरटीई एक्ट 2009 जब से लागू हुआ है तो किसी भी रूप में बच्चों को दंड नहीं दिया जा सकता है। ये क्लियर कर दिया गया है कि ना तो मानसिक रूप से ना ही शारीरिक रूप से बच्चों को दंड दिया जा सकता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक स्मिथ कहते हैं कि विद्यालयी दंड प्रतिशोध नहीं होता है, इसका उद्देश्य प्रशिक्षण है। इट इज जस्ट ए ट्रेनिंग। सर्वप्रथम अपराधी का प्रशिक्षण, दूसरे उसके अवलोकन से अन्य बालकों का प्रशिक्षण। जैसे जिस बच्चे ने गलती की जब उसे दंड मिला तो दूसरे बच्चों ने जब देखा कि उसे गलती के करने के बाद सजा मिली, दंड मिला, तो अन्य बालकों में प्रशिक्षण आया। अन्य बालक ट्रेंड हुए कि मुझे वैसी गलती नहीं करनी है। साथ ही उसे तथा दूसरों को पुनः अपराध करने से बचाना है। दंड का उद्देश्य होता है कि उसे भी और दूसरों को भी फिर से अपराध करने से बचाना है। सपोज दैट यदि कोई बच्चा अपने मित्र का कलम चोरी कर लेता है या कोई अन्य सामान चोरी कर लेता है और पकड़े जाने पर उसे किसी भी प्रकार का दंड देने का मकसद ये होता है कि अन्य बच्चे इससे यह समझ सकें कि किसी अन्य व्यक्ति का वस्तु चुरा लेना एक अपराध है और यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें भी दंड मिलेगा। तो इस प्रकार से दंड एक उद्दीपन भी है और स्मिथ के अनुसार यह एक प्रशिक्षण है। बढ़ते आगे। इस चैप्टर का आखिरी और महत्वपूर्ण बिंदु अब्राहम मोस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। अब्राहम मोस्लो एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अभिप्रेरणा से संबंधित आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत को मास्लो की 8 विकासात्मक अवस्था प्रतिमान के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि जब शुरुआत में अब्राहम मास्लो ने यह पदानुक्रम सिद्धांत बनाया तो उसमें 5 प्रतिमान ही मुख्य रूप से थे और बाद में उन्होंने इसमें स्वयं संशोधन किया और 8 विकासात्मक प्रतिमान दिए। लेकिन इसका जो पिरामिड है वो 5
विकासात्मक चरण वाला ही है और यह नीचे से इसका स्तर ऊपर की ओर होता है, इसे याद रखेंगे। इसका स्तर नीचे से ऊपर की ओर जाता है। सबसे पहले मौलिक आवश्यकता, इसके बाद सुरक्षा आवश्यकता, इसके बाद सामाजिक आवश्यकता और फिर आत्मसम्मान और आखिरी में आत्मसिद्धि आवश्यकताएं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो इस क्रम में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इसे फिर से समझेंगे एक बार अच्छे से कि अब्राहम मास्लो ने 8 विकासात्मक, यहाँ पे हम 5 ही ले रहे हैं, ये 5 ही हैं, 1 2 3 4 5 5 ही हैं। तो 5 विकासात्मक अवस्था प्रतिमान जो दिया, तो इसके अनुसार आवश्यकताओं के कई स्तर होते हैं जिन्हें व्यक्तिगत पूर्णता के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति को पूरा करने का प्रयत्न करना पड़ता है। अभी देखेंगे कि व्यक्तिगत पूर्णता, एक व्यक्ति एकम्प्लिश्ड तब होता है जब उसके अंदर ये सारी आवश्यकताएं, ये सारी अवस्थाएं वो प्राप्त कर लेता है। सबसे पहले तो उसे मौलिक आवश्यकता से जूझना होता है। सबसे पहला उसका नीड क्या है? मौलिक आवश्यकता है और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो अभिप्रेरित होता है। और जब उसकी मौलिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तब अगला जो है वो है सुरक्षा आवश्यकताएं, सेफ्टी नीड्स। और सेफ्टी नीड्स जब वो कंप्लीट करता है उसके बाद सामाजिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताओं के बाद आत्मसम्मान की भावना आती है, स्टीम नीड्स। और आखिरकार में आत्मसिद्धि आवश्यकताएं हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स इज द टॉप पॉइंट, है ना। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उच्चतम स्तर व्यक्ति का आत्मसिद्धि आवश्यकताएं होती हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज के चैप्टर में हम लोगों ने अभिप्रेरणा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना, समझा। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़ें। वहां आप लोगों को PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो नए हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ेंगे। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।